ईरान को यह बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने एटम बम उस जमाने में बनाया है जब अमेरिका फंसा हुआ था अफगान वार में रशिया के साथ। उसके शेल्टर में हमने अपना एटॉमिक प्रोग्राम डेवलप कर लिया। लेकिन पोस्ट 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 के बाद अब दुनिया बदल चुकी हुई है। अब वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई एटॉमिक पावर हासिल करे, और जो करने की कोशिश करेगा वो, मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वार 2 5 ताकतों ने विन की है, वही दुनिया का नज़म चलाते हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। बस वो कमरे में दाखिल होकर उन्होंने कुंडी लगा ली है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि पाकिस्तान ने ये एटॉमिक पावर हासिल कर ली, और वो भी सिर्फ इस जिद में की कि इंडिया एटॉमिक पावर बन गया था। अदरवाइज पाकिस्तान ने ये काम नहीं करना था। इसराइल तो वैसे ही बगल बच्चा है, और नॉर्थ कोरिया जो है बिल्कुल उसी तरीके से बगल बच्चा है चाइना का, जिस तरह के इसराइल बगल बच्चा है अमेरिका का, बल्कि अब तो अब्बा है वो अमेरिका का बना हुआ, आजकल तो लग रहा ही है। तो वो एक अच्छा जमाना था, पाकिस्तान का साथ दिया किस्मत ने और ये सारे मामलात हो गए। अब वो वाले मामलात होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने 2025 में कहा था कि ईरान को चाहिए कि वो अमेरिका के साथ डील कर लें और अपनी इकॉनमी को बेहतर करें और अच्छे वक्त का इंतजार करें। अदरवाइज वो इतने पावरफुल हैं कि वो कोई लिहाज नहीं करेंगे। वो मेरा पुराना बयान चंद हरामखोर जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने निकाल के तो इस जंग के साथ जोड़ दिया। हालांकि वो बयान जो है वो अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त मैंने वो बयान दे दिया था। अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग के मामला चल रहे थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए, और जंग तो बाद में जून में स्टार्ट हुई, वो उससे भी पहले का मेरा बयान है। और वो कह रहे हैं देखें जीनी साहब क्या मशवरा दे रहे हैं, और करामत देखें जीनी साहब की हमेशा जाहिर होती है कि 2026 में ईरान वो सारी डील के ऊपर आमादा हो गया जिसकी वजह से 2025 में उनको एक जंग का सामना करना पड़ा, बल्कि उससे भी नीचे आ गया। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो इनके दरमियान वजीर दिफा हैं ओमान के, जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये डील करवा रहे थे, उन्होंने बाकायदा इस चीज का इजहार किया और अफसोस किया कि अमेरिका ने ये ज्यादती की है। ईरान तो पुरानी शराइत से भी नीचे आ गया था और हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गया था, उसके बावजूद ये जुल्म हुआ है। तो अल्लाह ने मुझे इस मामले में भी सुरखरू किया कि 2025 में जो मैंने मशवरा दिया था वो मशवरा ईरान 2026 में मानने के लिए तैयार हुआ, लेकिन लेट हो चुका था, क्योंकि अब वो तुले हुए थे कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए हजरत ट्रंप ने और हजरत नेतन्याहू ने अपने केसेस को दबाने के लिए ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक तकलीफ में मुब्तला कर दिया। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला इनके फितरों से मुसलमानों को महफूज फरमाए, इनको हिदायत दे। अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला इनको तबाह बर्बाद करे, आमीन। दूसरी तरफ हमारे जो अरब मुल्क हैं उधर भी मुसलमान शहीद हो रहे हैं, वो भी तकलीफ हमें काटनी पड़ रही है। काफिरों ने देखें कैसा जाल बुना है कि दोनों तरफ मुसलमान ही मर रहे हैं, चाहे ईरान हो चाहे अरब कंट्रीज हो। हमारे भोले भाले मुसलमान यहां पे अमेरिका इसराइल की दुश्मनी में, ईरान की सपोर्ट में इस हद तक गुलूब करते हैं कि जब यूएई या कतर पे या दुबई पे या कुवैत के ऊपर या इवन सऊदी अरब पे कोई अटैक होता है तो खुशियां मनाते हैं कि जी अरबियों के साथ ठीक हो रहा है। ये इसी काबिल है। कितनी सती सोच है। हमें इस तरह सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि दुश्मनों ने कैसा जाल बुना है कि दोनों तरफ मुसलमान शहीद हो रहे हैं। इस तरफ हम क्यों नहीं सोचते। दूसरी बात, ख्वाबों की दुनिया से, जज्बात की दुनिया से बाहर निकले। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने पहले भी कई एक वीडियोस में अर्ज किया, आज फिर कर देता हूं कि इस वक्त ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो 1 करोड़ 20 लाख हैं। उनमें से आधे 60 लाख गल्फ कंट्रीज में हैं और बकिया के आधे पूरी दुनिया के अंदर है। अगर ये 60 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार होकर पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या मुफ्ती आजम पाकिस्तान देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया के उनके घर का खर्चा चलाएंगे या स्टेट चलाएगी? स्टेट तो पहली सिक्योरिटी स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट है ही नहीं है। इस तरफ किसी का दिमाग गया? फिर जो वो रेमिटेंस भेजते थे जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा होता है, और मेजॉरिटी जो हमारा रेमिटेंस का मामला है ऑलमोस्ट 80% वो गल्फ कंट्री से आता है, वो भी खत्म। यहां पे लोग बैठ के खुश हो रहे हैं। यानी ये सती सोच है, जज्बाती सोच है, और हर एक ने अपना अपना मुल्क मला हुआ है। जो बंदियों ने अफगानिस्तान मान लिया, अहले हदीस ने सऊदी अरब मान लिया हुआ, शिया ने ईरान मान लिया हुआ। कितना जुल्म है। सारे मुसलमान मुल्क हैं, किसी मुल्क में कोई तबाही होती है सारे मुसलमान तकलीफ से गुजरते हैं। हाँ, ये सिलेक्टिव चीजें हो रही होती हैं। आज हमें तकलीफ होती है कि अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं अरब कंट्रीज के अंदर, बिल्कुल तकलीफ होती है। वो उन्होंने अमेरिका के लिए नहीं, अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया, जा रहा है उनकी गोद में लेट के वो। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख है कि ईरान ने भी अपने अड्डे प्रोवाइड किए थे रशिया को शाम के ऊपर बमबारी करने के लिए। वहां पर 80% सुन्नी थे, 20% शिया के भी एक ऐसे ऑफशूट की हुकूमत थी जिसको शिया खुद काफिर समझते हैं, नुसैरिया, जो अली अल्लाह का अकीदा रखते हैं। बशारुल असद उन्हीं का बाप था, वहां ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था। तो देखें, खुदा गंजे को नाखून ना दे। जिस तरह आज आपको इसराइल बदमाश नजर आ रहा है, वर्ल्ड वार 2 में ये यहूदी मजलूम थे, हिटलर उस वक्त बदमाश था। जिस तरह आज का हिटलर ये नेतन्याहू बना हुआ है या वो मोटू किम बना हुआ है, हाँ, उसमें भी कितने मुसलमान खुश होते हैं कि नहीं जी बिल्कुल ठीक कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल उसने बनाई हुई है, मनूस ने। सिर्फ हमें जो, ये वही बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चाहे वो जितना मर्जी बुरा हो। हम ऐसा नहीं करते भाई, बिल्कुल इंसाफ के ऊपर हम अपनी बात करेंगे। जो सही बात है वो लोगों को बताएंगे, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। हमें अपने मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू सुनकर ही
अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा, अदरवाइज हम कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वाले जो चैंपियंस थे 5 मुल्क, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, उनके लिए शर्म का मुकाम है। यूएनओ इन्होंने बनाई थी कि अब कोई दुनिया में इस तरह की जंगें नहीं होंगी, लेकिन जंगों का सिलसिला उससे बड़े लेवल के ऊपर जारी है, बल्कि अब प्रैक्टिकली तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। आप समझ लें, एक एक करके सारे मुल्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस जंग में, तकलीफ काट रहे हैं इस जंग की। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है जो तकलीफ नहीं काट रहा है इस वक्त? अमेरिका भी तकलीफ काट रहा है, इसराइल भी काट रहा है, ईरान भी, गल्फ कंट्रीज भी, चाइना भी, जापान भी, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, सारे तकलीफ से गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान तो वैसे ही सैंडविच बन गया जी। एक तरफ ईरान के साथ हमारी हमदर्दियां, बावजूद इसके कि ईरान की हमेशा दोस्तियां इंडिया के साथ रही हैं, फिर भी चूंकि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क ईरान को मुसलमान होने की हैसियत से देखता है, फिर पाकिस्तान में 15 से 20% अहले तशय्यो हैं। फिर पाकिस्तान बनाने वाला जो बानी पाकिस्तान है वो खुद अहले तशय्यो मकतब से ताल्लुक रखते थे। दूसरी तरफ डॉक्टर इकबाल जो है वो अहले सुन्नत थे, मोहम्मद अली जिन्ना अहले तशय्यो से थे। और ये भी ज़ाहिर है कि वो मैं आपको कागजी कार्रवाई में बता रहा हूं, अदरवाइज दोनों ही सेकुलर थे। हाँ, आप सोच होंगे डॉक्टर इकबाल ने जो कुछ लिया ज्यादातर हजरत नीत्शे से लिया हुआ है उन्होंने। हाँ, तो वो मर्द मोमिन उनका वही है जो हजरत नीत्शे का था। तो ये टॉपिक अलग है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर भी हम मजीद एक स्टेप आपको तय करवा देंगे, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह। फिल वक्त इतनी खुराक काफी है इशारतन। तो पाकिस्तान सैंडविच बन गया, एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ ईरान, वहां पे भी हरमैन शरीफैन, यहां पे मुसलमान, वहां पे भी मुसलमान, गल्फ कंट्रीज में मुसलमान। हमारी इकॉनमी उन मुल्कों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस्लाम का रिश्ता उनके साथ भी है, ईरान के साथ भी है। तो पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल वक्त आ गया जी, ये हकीकत बात है। हम अल्लाह ताला की हुजूर ही दुआ करेंगे। अभी तक तो पाकिस्तान स्मार्टली प्ले कर रहा है क्योंकि मुश्किल वक्त नहीं आया ना। कल को अगर सऊदी ने डिमांड रख दी कि जनाब आपका तो हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो बिस्मिल्लाह करके ईरान लम्हा पाओ, तो कितना मुश्किल वक्त होगा। अल्लाह ना करे कि यहां तक सूरत हाल पहुंचे, अल्लाह ना करे। हाँ, ऐसी सूरत हाल आनी नहीं चाहिए, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहां तक सूरत हाल पहुंचे। और अभी तक अगर ये सूरत हाल मैनेज है तो पाकिस्तान की अच्छी पॉलिसी की वजह से है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी ठंडा करके रखा हुआ है। यहां से ईरान का जो पूरी दुनिया के साथ रब्ता है, खुसूसन मुसलमान मुल्कों के साथ, जहां से उनकी दुश्मनी वाला एक इशू है अरब कंट्रीज के साथ, उसमें अगर कोई कॉमन मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, जो दोनों तरफ के मामलात को ठंडा करने की कोशिश करता है। आज आप देख रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, उसके पीछे रीजन है 22 मार्च 2026 आज यौम पाकिस्तान है। आप सोच रहे होंगे कि यौम पाकिस्तान तो 23 मार्च है। नहीं जनाब, ये भी आपको मुताले पाकिस्तान में गलत बताया गया। हाँ, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम हुई। वो गेम ये थी कि हम, आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंडर थे, उन्होंने कहा था कि आपको मुकम्मल आजादी उस वक्त मिलेगी जब आप अपना अलग से आइन बनाएंगे। उस वक्त तक हमारी जो क्वीन है ना, वही आपकी सरपरस्त रहेगी। तो पाकिस्तान ने अपना पहला आइन जो है वो फरवरी 1956 में बनाया, 9 साल बाद, यानी इतनी मेहनत करने के बाद। और वो इंप्लीमेंट हुआ 23 मार्च 1956 को। 23 मार्च 1956 को इंप्लीमेंट हुआ पाकिस्तान का पहला आइन। और उस दिन क्वीन का साया हमारे सर से उठ गया और फिर प्रेसिडेंट का साया हमारे सर के ऊपर आ गया, क्योंकि हम आजाद मुल्क 9 साल बाद बने मुकम्मल तौर पे पहला आइन बनाने के बाद। फाइनल आइन तो बना 1973 का, लेकिन ये मैं पहले आइन की बात करूं जिसमें हमें डिक्लेयर किया गया कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अल्लाह करे कि इस्लाम भी आए और हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बन जाए, आमीन। तो ये इंप्लीमेंट हुआ 23 मार्च 1956 को। उसे पाकिस्तान की तारीख में यौम जमहूरिया डिक्लेयर किया गया कि आज हमारी डेमोक्रेसी का दिन है, हमारी ये कामयाबी है कि सही मानों में आज हम आजाद हुए हैं, क्योंकि क्वीन का साया हमारे सर से अब उठ गया। अब 1956 23 मार्च हो गया यौम जमहूरिया, लेकिन 2 साल ही गुजरे थे कि अयूब खान जैसी बला मुसल्लत होगी पाकिस्तान के ऊपर और उसने आइन को मुअत्तल कर दिया। अब आइन मुअत्तल हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये अब 23 मार्च को हमने डाइल्यूट कैसे करना है कि लोगों के दिमाग से डेमोक्रेसी को खत्म ही कर दें, क्योंकि उसने तो इरादा किया था मैंने डिक्टेटरशिप चलानी है। फिर आपको पता है कि सारे सियासी जो पंडित हैं, फिर मजहबी तबका भी, सिवाय मौलाना मौदूदी के, ये सारे मौलवी ना उसकी गोद में बैठे हुए थे। और मौदूदी साहब को सलूट है, वो फातिमा जिन्ना के साथ खड़े हुए, हालांकि वो औरत की हुक्मरानी के कायल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये डिक्टेटर है, फातिमा जिन्ना जो है वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है, मैं उसका साथ हूं। मौदूदी साहब को सलूट है जी। बाकी सारे मौलवी जितने आपको आजकल नजर आते हैं ना, बड़े चैंपियन डेमोक्रेसी के, ये सारे बैठ गए थे अयूब खान की गोद में। इन सारों ने मशवरा दिया कि जनाब हमारे पास एक दिन तो है 22 मार्च 1940 का, जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, तो एक दिन ही है ना। तो मौलवी तो आपको पता है एक दिन पहले चांद भी निकाल लेते हैं, हाँ, एक दिन बाद भी निकाल लेते हैं। उनके लिए कोई मसला है, उन्होंने कहा एक दिहाड़ा है, तो ना बेनिफिट ऑफ डाउट इस एतबार में ले लो कि वो 2-3 दिन का जलसा हुआ था, उसमें आप ना इस तरह करते हैं कि 23 मार्च को हम यौम पाकिस्तान मना लेते हैं ताकि यौम जमहूरिया खत्म हो जाए। ये ओरिजिनल मुतालिया पाकिस्तान में आपको पढ़ा रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने कोई यानी गार से दरियाफ्त नहीं किया। आप जाएं डॉन अखबार में पूरा इसके ऊपर मजमून छपा हुआ है, और हमारे जो वो सबसे बाखबर साफी हैं नजम सेठी साहब, वो कई दफा अपनी वीडियोस में इसका जिक्र कर चुके हैं, और जो लोग हिस्ट्री जानते हैं उन्हें पता है। इन्होंने फिर क्या किया कि वो यौम जमहूरिया जो था 23 मार्च 1956 उसको खत्म करके 23 मार्च 1940 को इधर फिट किया, हालांकि वो 22 मार्च 1940 था, जिस तरह के आज 22 मार्च 2026 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 86 साल
जो करारदादे पाकिस्तान थी उसको पूरे हुए और टू नेशन थ्योरी उस वक्त पब्लिकली रखी गई कि सब कॉन्टिनेंट में दो कौमें आबाद हैं, मुसलमान और हिंदू, और ये एक साथ मुस्तकबिल में नहीं रह सकते, इसलिए हमें एक अलग मुल्क की जरूरत है। इसके ऊपर मैं काफी दफा बोल चुका हूं, लेकिन मैंने आज चूंकि एक झंडा लगाया था तो मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा मुतालिया पाकिस्तान भी करवा दूं ओरिजिनल वाला। साथ ही साथ हमारे वो नौजायदा सियासी लोग जो बेचारे ताजा ताजा एस्टैब्लिशमेंट के ठोडे खाने के बाद नजरियाती हुए हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा अर्ज करूं। वो ऐसे नजरियाती हुए कि वो दूसरी तरफ जाके निकल गए। आज कोई झंडा लगाए ना तो उससे नफरत करते हैं। पाकिस्तान का झंडा अगर किसी ने लगाया और उससे कोई नफरत करता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। ये कोई नून लीग का झंडा जो मैंने लगाया है, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का, लेकिन देखें कैसा जहर इन्होंने घोला है। कोई बंदा पाकिस्तान का झंडा लगा के आए ना, कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट का पिट हुआ है। यानी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान शायद फौज ने बनाया। इन्होंने कह देना था, जाहिर है इन्होंने बताया था ना कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो इन्होंने फौज के खाते में डाल देना था, तारीख इन्होंने मस कर देनी थी, कुछ अर्सा इनको और मिल जाता तो। हालांकि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल लीडर ने बनाया जो बाई प्रोफेशन एक वकील था, मोहम्मद अली जिन्ना, और अकीदे के एतबार से अहले तशय्युअ था। जिस तरह डॉक्टर इकबाल अहले सुन्नत है, ये अहले तशय्युअ। और इससे ज्यादा तल्ख बात, वो अंग्रेजी बोलता था, पैंट शर्ट पहनता था, सगार लगाता था, कुत्ते पाले हुए थे, कोई मौलवी वाली दूर दूर तक उसमें बात नहीं थी, सारे मौलवी उसके अंडर थे। और मुल्क बना तो मौलवियों ने कब्जा कर लिया, मुल्क बना तो एस्टैब्लिशमेंट ने कब्जा कर लिया। ना एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना था इस मुल्क को बनाने में, ना मौलवियों का। सपोर्टर जरूर थे, वो अलग बात। वो तो मैं हिटलर को भी मोहसिन समझता हूं। हिटलर अगर वर्ल्ड वार 2 में ग्रेट ब्रिटेन को कमजोर ना करता, हमें यह आजादी नहीं मिलनी थी। मैं महात्मा गांधी को भी क्रेडिट देता हूं कि वो अगर उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक ना चलाते तो अंग्रेज इतने कमजोर ना होते। हर बंदे का क्रेडिट मौजूद है, लेकिन लीडरशिप के ऊपर ऐसा बंदा था कि जिसको आज के मौलवी शायद मस्जिद में दाखिल ना होने थे। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ये वो तल्ख हकायक हैं कि जो हमने अपनी नेशन को एजुकेट करने हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो जो ताजा किस्म के नजरियाती हैं, मैं उनको कहूंगा कि ये नफरत आप लोग छोड़ें। मैंने कई साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि आपके साथ, आपकी जमात के साथ, आपके महात्मा के साथ क्या होगा, उससे ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी प्रोग्राम बाकी है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर कट। ये मैं कोई उनके कहने पे नहीं आपको बता रहा। जब उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ था और आप लोग कह रहे थे यार तो सारे बेचारे सहम गए, कुछ नहीं पे कर दे, हम उस वक्त कहते थे रुको जरा सब्र करो, ठंडी करके खाओ। फिर जनाब 9 मई 2023 हुआ और एक सिलसिला फिर शुरू हो गया। उस वक्त से हम तो मिन्नत कर रहे थे कि हाथ हौला रखें, उनको भी कह रहे थे, इनको भी कह रहे थे। बहरहाल अल्लाह दोनों को समझ दे, हम तो सिर्फ दर्द दिल ही आपके सामने रख सकते हैं। बहरहाल मोहम्मद अली जिन्ना एक मुखलिस इंसान थे, अगरचे अहले तशय्युअ थे, लेकिन अहले सुन्नत से उनकी ऐसी मोहब्बत थी कि उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा शबीर अहमद उस्मानी, जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के स्टूडेंट थे, वो पढ़ाएंगे। क्योंकि अशरफ अली थानवी साहब एक अकेले आलिम थे देवबंद में, जिन्होंने पूरे देवबंद फिरके से, मदरसे से टक्कर लेकर देवबंद से इस्तीफा दिया। हालांकि वहीं से वो पढ़े हुए थे और बाद में वहां हेड बन गए थे, सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम लीग के साथ थे। और बाकी सारे देवबंदी उलमा कांग्रेस के साथ थे, जो आज तक बेचारे गालियां खाते हैं बरेलियों की कि ये देवबंदी थे, कांग्रेस दे एजेंट थे। ये हकीकत है, लेकिन ये आधी हकीकत है। सारे देवबंदी नहीं। थानवी साहब पाकिस्तान के हामी थे और उनके सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो तकी उस्मानी साहब के वाले साहब हो, मुफ्ती शफी साहब, या शबीर अहमद उस्मानी साहब जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा पढ़ाया, ये वो लोग थे कि थानवी साहब की तरबियत की वजह से ये कट्टर पाकिस्तानी थे। इसलिए आप देखते हैं कि उनकी जो लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो या बाकी उलमा, वो हमेशा पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। ये सारा क्रेडिट अशरफ थानवी साहब का है। खुद तो वो नहीं देख सके, 1944 में उनकी डेथ होगी, लेकिन उनके शागिर्दों ने आगे मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया। जनाजा मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह का शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाया था। तो ये टॉलरेंस थी उस वक्त सुन्नी शिया के एतबार से।